राम लक्ष्मणासारखे भाऊ, राम सीतासारखे पती पत्नी, दशरथ रामासारखे पिता पुत्र असावेत असे संस्कार देणारी व्यवस्था भारतात होती. वेदपुराणातील 16 संस्कार व्यवस्था घराघरात लागू व्हावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केले. पंडित दीनदयाळ परिवाराच्या वतीने आयोजित दीनदयाळ व्याख्यानमालेचे द्वितीय पुष्प विधिज्ञ उपाध्याय यांनी रामराज्य व संविधान या विषयावर व्याख्यान देताना गुंफले. यावेळी बोलताना अनिल कवडे म्हणालेत, समाजातील अंतःप्रेरणा व अंतर्विचार जागृत होणे आवश्यक आहे. आपली, समाजाची, देशाची प्रगती योग्य दिशेने चालली आहे का हे पाहणे आवश्यक आहे. आपल्यामध्ये खऱ्या बोलणाऱ्यांचे व प्रामाणिक लोकांचे प्रमाण कमी होत आहे आणि उपद्रव करणाऱ्या माणसांचे प्रमाण वाढत आहे. व्यसने करणाऱ्यांचे प्रमाण जर वाढतच असेल तर याचा विचार होणे आवश्यक आहे. या कार्यक्रमास राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी, पतसंस्थेचे चेअरमन वसंत लोढा, व्हाईस चेअरमन सुधीर पगारिया, सचिव विकास पाथरकर, दीनदयाळ परिवाराचे अध्यक्ष धनंजय तागडे, डॉक्टर सुधा कांकरिया, माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक वसंत लोढा यांनी केले. संचालक मिलिंद गंधे यांनी आभार मानलेत. संविधान कुछ भी बनता है तो उसका एक लक्ष्य होता है. हम घर बनाते हैं, घर बनाने का एक लक्ष्य होता है. दुकान बनाते हैं, उस दुकान का एक लक्ष्य होता है. ये ऑडिटोरियम बनाया गया, इसका भी एक लक्ष्य है कि भाई सामूहिक रूप से लोग, इतने सारे लोग बैठ के चर्चा करेंगे. तो संविधान का भी एक लक्ष्य है. जो कोई कानून बनता है उस कानून का भी एक लक्ष्य है. पहले हमारे देश में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री नहीं थी, सहकार विभाग नहीं था, अभी सहकार विभाग बन गया, उसका एक लक्ष्य है. कोऑपरेटिव कमिश्नर साहब हमारे सामने बैठे हैं, उस पोस्ट का भी एक लक्ष्य है, उनको बनाया गया एक लक्ष्य है. बसंत सोढ़ा जी ने आज के 30 साल पहले, 32 साल पहले, बसंत सोढ़ा जी उम्र से 32 साल के लगते हैं, लेकिन आज तुम्हारा आश्चर्य हुआ कि ये तो जो है 32 साल से जो है पूरा बैंक चला रहे हैं, एक तरीके से कोऑपरेटिव बैंक चला रहे हैं. उसको बैंक ही कहेंगे. और कितने 6000 से ज्यादा लोग अब तक उसमें उसका लाभ ले चुके हैं. तो इस संविधान का लक्ष्य क्या है? इस संविधान का लक्ष्य वैसे तो इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, और मेरा यह मानना है कि इस संविधान का लक्ष्य रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी लिखा हुआ है. आप लोग सामान्यतः, हम लोग क्या करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं मंगलवार या शनिवार को, उत्तरकांड नहीं पढ़ते. आप रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए. पूरा रामायण नहीं पढ़ सकते, उत्तरकांड पढ़िए. पूरा उत्तरकांड नहीं पढ़ सकते तो श्लोक संख्या 20 से लेके श्लोक संख्या 25 तक पढ़िए. बस केवल ये 5 श्लोक के बीच में जितनी चौपाइयां आ जाती हैं उतना पढ़ लीजिए. फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ संविधान अभी कह रहा है करने के लिए, संविधान जिस लिए बना है, जिस लिए ये प्रधानमंत्री का पद इसमें बनाया गया, राष्ट्रपति का पद बनाया गया, गवर्नर बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए, सांसद बनाए गए, विधायक बनाए गए, फिर IAS, IPS, जजेस बनाए गए, वो जिस लिए बनाए गए हैं वो सब रामचरितमानस के उत्तरकांड में है, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है. जैसे संविधान में लिखा है प्रियम्बल में, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन. रामचरितमानस में चौपाई है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरतुश्रित नीति. सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं और सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं. सवाल यह है, रामचरितमानस भी कहता है सबको परस्पर प्रीति करनी चाहिए, संविधान भी कहता है सबको परस्पर प्रीति करना चाहिए, और सब लोग परस्पर प्रीति कर रहे हैं. इसी के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, इतने सारे पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं. सबका लक्ष्य यही है भारत में
यूनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी स्थापित हो। तो हो क्यों नहीं रहा? इसका एक बहुत बड़ा कारण तो मुझे लगता है कि जहां इस संविधान पे चर्चा होनी चाहिए थी, कहां होनी चाहिए थी? संसद में। उस संसद में ही वास्तु दोष था। हाँ, उस संसद में वास्तु दोष था। उदाहरण के लिए इस संविधान में एक शब्द आया 75 में, सेकुलर। उसको आपने खूब सुना होगा, सेकुलर सेकुलर खूब सुना है ना? लिए हूं ये बृहद वाक्य पंडित दीनदयाल जी का, और इसी विचारों से प्रेरित होकर हमने पंडित दीनदयाल पथ संस्था 32 साल पहले हमने शुरू की। 32 वर्षों का कालखंड अभी कुछ क्षण आपको दिखने मिले। दीनदयाल जी का जो विचार था, वो विचारों के माध्यम से संस्था के कारोबार में एक अच्छी तरह पारदर्शिता। यहां मैं अभिमान से कहना चाहता हूं कि अश्विन जी 32 साल में हमारी संस्था की निवडणूक हुई है, मगर निवडणूक अनअपोज हुई है, विनिरोध हुई है। इतना सब सभासदों का आज जो तरकीब 6000 के आगे सभासद हैं संस्था के, इन सभासदों का पूरा विश्वास 32 साल में हमने ये विश्वास कभी उनको तोड़ा जाएगा ऐसा कोई काम ये पुलिस पथ संस्था के माध्यम में हमने अभी तक किया नहीं है। पंडित दीनदयाल जी के माध्यम से, उनके विचार के माध्यम से समाज के अलग अलग पूरे देश में के जैसे आप यहाँ आए हैं, वैसे अलग अलग विषय लेके, अलग अलग विचारों को लेके हम यहाँ इस व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं। इसमें से एक राष्ट्र प्रेम निर्माण होना चाहिए, समाज में प्रबोधन होना चाहिए, समाज में कुछ बदलाव हो रहा है, वो बदलाव इन माध्यम से इन नगर शहर के लोगों को होना चाहिए। इसी माध्यम से ये हमारा 7वां साल है ये व्याख्यान माले का। मगर हमने सोचा है अभी कि हम हर साल दीनदयाल जी के जयंती के दरमियान ये व्याख्यान माला आयोजित करते हैं, मगर हमने इस साल फैसला लिया है क्योंकि कल भी बहुत जोर में वर्षा थी, उसी वजह से रजत जी शर्मा आ सके नहीं, मगर रजत जी शर्मा ने 1.5 घंटा ऑन लाइव हमारे सब नगर के जनता से बात की, हमारे से बात की, सवाल जवाब हो गया। मगर बरसात नहीं रही थी तो रजत जी आ रहे थे। इसी वजह से हमने फैसला लिया है कि अगले साल जो व्याख्यान माला होंगी वो अक्टूबर या नवंबर में, कि इसी कारण कौन सी ही बाधा इस व्याख्यान में माला में आएंगी नहीं और आने वाले लोगों को भी तकलीफ होगी नहीं, वो हिसाब से हमने सोच किया है। हमने इस साल एक नया उपक्रम 25 पथ संस्था के माध्यम में हम कर रहे हैं। यहाँ सरकार आयुक्त है, उनको भी मालूम होगा कि संसद में एक सांसद ने 1 मिनिट के लिए एक विषय रखा था। मुमुख किंवा समाजातली अंतरप्रेरणा जागृत होणं किंवा अंतर्विचार जागृत होणं या बाबतीमध्ये मला जास्त विचार करावा असं वाटतो। या जिल्ह्यामध्ये काम करताना सुद्धा जे अनुभव आले किंवा आता महाराष्ट्र पातळीवर काम करताना जे अनुभव आले त्याच्यातून जे मुद्दे मला दिसतात त्याच्यामध्ये आपण बघितलं पाहिजे काही गोष्टी ज्या आपण विचारात घेतो, विचारात फार कमी घेतो असं मला वाटतं। मी प्रत्येक ठिकाणी गेलं, कुठल्याही व्याख्यानाला गेलं तर मी 3-4 प्रश्न लोकांना विचारतोच, कारण मला असं वाटतं की आपली प्रगती योग्य दिशेने चालले का, म्हणजे स्वतःची पण आणि समाजाची पण, कदाचित देशाची पण, ह्याची उत्तरं कदाचित त्या प्रश्नांमध्ये मला मिळतात आणि म्हणून मी ठिकठिकाणी हा प्रश्न विचारण्याचे प्रयत्न करत असतो। आता उपाध्याय साहेबांनी एक मुद्दा सांगितला की आपल्याला कायदा केला पाहिजे, खोटं बोलणाऱ्या लोकांनी खोटंच नाही बोललं पाहिजे। अमेरिकेमध्ये जो कायदा आहे त्याला अनुसरून खूप मोठा दंड आहे, त्यामुळे लोक त्या ठिकाणी बोलतात। पण माझा थोडासा वेगळा विचार आहे की लोकांची अंतःप्रेरणा अशी संपत का चालली? मला तुम्ही सांगा,
आता तुमच्या संपूर्ण आता नगर जिल्हा, नगर शहर आपण विचार करूया की प्रामाणिक लोकांचं प्रमाण वाढत चाललंय का कमी होत चाललंय? उपद्रव करणाऱ्या माणसांचं प्रमाण वाढत चाललंय का कमी होत चाललंय? व्यसन करणाऱ्या माणसांचं प्रमाण वाढत चाललंय का कमी चाललंय? ह्या सगळ्या गोष्टींमधनं आपण विचार करत नाही. मी ह्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी होतो आणि इथं आपल्याला एक विकास आराखडा आपण जिल्ह्याचा बनवत असायचो आणि या विकास आराखड्यामध्ये उद्देश असा होता, आपल्या संपूर्ण जगामध्ये सुद्धा याचा विचार केला जातो, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स. ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स ज्या देशाचा चांगला असेल तो देश प्रगतीचा आहे, तो देश विकसित आहे, तो देश विकसनशील आहे किंवा पुढे जाणार आहे असं समजलं जातं. आणि त्याच ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये सुधारणा करणं हा आपल्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा आराखड्याचं पहिलं उद्दिष्ट असतं. काय असतं हे ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स? ह्या ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये शिक्षणाचा समावेश होतो, आरोग्याचा समावेश होतो, सगळ्या प्रकारच्या उत्पन्नाचा, साधनांचा, रोजगाराचा, दरडोई उत्पन्नाचा समावेश होतो, स्वच्छतेचा समावेश होतो. आता मगाशी उल्लेख केला उपाध्याय साहेबांनी की आपली शिक्षण व्यवस्था फार महत्त्वाची आहे, कारण माणसं घडवण्याचं खरं साहित्य, ताकद जी आहे ती शिक्षणामध्ये आहे. पण मला त्याच्या पुढे जाऊन आहे की शिक्षणामध्ये सुद्धा मूल्य व्यवस्थेला खूप महत्त्व आहे. जिथं मूल्य चांगली आहेत, ज्या देशातल्या नागरिकांच्या मध्ये मूल्य संवर्धनाची आस्था आहे, प्रेरणा आहे, अंतःप्रेरणा आहे आणि त्या माध्यमातून जर आपण ही मूल्य व्यवस्था बळकट करायचं ठरवलं तर आपण खूप काही गोष्टी करू शकतो. नुसतं भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, त्यांच्या सौख्यामध्ये माझे सौख्य सामावलेले आहे एवढं म्हणून आमचा उपयोग होत नाही ना. आम्ही तसं वागतो का? आणि वागत नसेल तर स्वतः मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन. मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन, साई बन. सुटेचा आनंद लुटू झाडी हिरवीगार, प्राणी पक्षी कारंजे धबधब्याची धार. ला 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 ला. निसर्गातलं नंदनवन साई बन, साई बन. टेन्शन पासून राहू दूर, आनंद घेऊ पुरेपूर. अल्पावधीत लोकप्रिय झालेलं पर्यटन स्थळ साई बन.